अगर मिलती है खुशी तुम्हें दूर रहकर मुझसे, अगर मिलती है खुशी तुम्हें दूर रहकर मुझसे, तो खुदा करे हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध हैं मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी करवाने के लिए दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोगों ने कई चैप्टर्स को ख़त्म कर दिया है। यदि आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लगातार श्रृंखला को नहीं देखा है तो आपसे एक तरह से ये निवेदन होगा आपके बेहतर तैयारी के लिए कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर वीडियो को चेक कर सकते हैं, हर वीडियो को पढ़ सकते हैं अच्छे से और नोट्स बना सकते हैं। आपसे ये वादा है कि ये एक विस्तृत पाठ्यक्रम चल रहा है, एक विस्तृत सिलेबस चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कमी नज़र नहीं आएगा। आप अच्छे से इसको देख करके और अच्छा से अपना तैयारी को शुरू कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आइए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के उसी श्रृंखला के अनुसार आज हम लोग अगली कड़ी में जानेंगे। खैर, कांग्रेस ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस में हम लोग पर्सनल डिटेल्स के बारे में कांग्रेस का पढ़ ही लिए कि कांग्रेस क्या था, कैसे बना, किस प्रकार से बम्बई में अधिवेशन हुआ, पुणे में होना था, नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में जाने कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी बने, किस अधिवेशन में और सब बने, नलिनी सेन गुप्ता वगैरह आई, आपकी कादम्बनी गांगुली सब वगैरह के बारे में हम लोग जाने। आज उसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बारे में, उन नेताओं के बारे में जिनकी वजह से कांग्रेस हुआ, उन नेताओं के बारे में दोस्तों जिनकी विचारधाराओं से कांग्रेस फलीभूत हुआ, उन नेताओं के बारे में जिनकी विचारधाराओं से ही कांग्रेस ओत प्रोत हो करके और एक इतनी बड़ी पार्टी बनी जिसने भारत पर लगभग 70-75 सालों तक लगातार शासन किया। दोस्तों, है ना, ये वो कांग्रेस है। आज़ादी के पहले का कांग्रेस का हम बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद का कांग्रेस तो खैर भगवानी मालिक है उनका, है ना। आज़ादी के बाद का कांग्रेस का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज़ादी के पहले का कांग्रेस का बात कर रहे हैं। आज़ादी के पहले के कांग्रेस, अगर थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि बात करें इन नेताओं के बारे में पढ़ने से, तो आप देखिए कि कांग्रेस में दो विचारधाराओं के नेता रहते थे तो कांग्रेस ही, है ना, कि कांग्रेस में ठीक थे, कांग्रेस में रहते थे, कांग्रेस का कोई दिक्कत नहीं था, कांग्रेस में वो हमेशा रहते थे, कांग्रेस की विचारधाराओं को फॉलो करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते थे, सभी चीज़ करते थे। लेकिन कांग्रेस में दो दल, एक तरह से दो गुट बन गए थे। एक गुट का मानना था, कुछ कांग्रेसी नेता का मानना था कि नहीं बॉस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी प्रकार से हथियार वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग किसी भी प्रकार से हथियार का नहीं प्रयोग करेंगे, हिंसा किए बिना हम लोगों को आज़ादी लेना है। और इस कांग्रेसी दल के एक तरह से जो मुखिया बने उसके बाद 1915 के बाद वो महात्मा गांधी बने कि बचवा एगो गाल में मारेगा, दूसरा गाल भी लो, तुम मारते मारते थक जाओ लेकिन हम आज़ादी लेकर छोड़ेंगे, है ना। और महात्मा गांधी के इसी दूरदर्शी विचारधारा को आज देखिए कंगना रनौत क्या कहती है। कंगना रनौत का आप विचार सुने होंगे। कंगना रनौत कहती है कि आज़ादी हमको भीख में मिला, बताइए, है ना। ये कथन 100% गलत है दोस्तों, उनका ये कहना कि आज़ादी भीख में मिला। अरे आप ठीक है, आप एक पार्टी विशेष से आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंगना रनौत के विचार को आप देख लीजिए कि आज़ादी भीख में मिला। क्या आप महारानी झांसी को भिखारी बोल रहे हैं? क्या आप लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, अभी हम लोग पढ़ेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जिन्होंने बेचारे अपनी जान तक गंवा दिया, क्या आप सुभाष चंद्र बोस को भिखारी कहेंगे, जिनका आज तक शरीर का पता नहीं चला? क्या आप उस महात्मा गांधी को भिखारी कह देंगे, हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए इतने बेहतर काम किए, जिन्हें महात्मा कहा जाने लगा आज, है ना। तो ये गलत बात है एक तरह से, यानी कहने का बात है कि हमको आज़ादी तो पहले ही मिल गया था, लेकिन मूल रूप से आज़ादी 2014 में मिला जब मोदी जी बने। मोदी जी हट जाएंगे तो फिर गुलाम हो जाएगा भारत? नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। नेता आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे, लेकिन भारत की आज़ादी हमें हमारे क्रांतिकारियों के बदौलत, हमें हमारे बेहतरीन नेताओं के बदौलत मिली है। उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यही मातृभूमि है जिसके वजह से आज आप हैं, आज हम हैं, आज हम लोग सब हैं। इस मातृभूमि, अगर ये मातृभूमि नहीं रहा दोस्तों तो कुछ नहीं बचेगा। अरे अफगानिस्तान में करोड़पति आदमी था, 10-10 बीघा जमीन ले ले, ये कर ले, मॉल खोल ले, वो कर ले, लेकिन देखिए देश नहीं बचा, छोड़ के भागना पड़ा ना उनको।
क्या काम आ गया 10 बीघा जमीन, क्या काम आ गया कुछ? पहले देश, 1 नंबर पर देश, उसके बाद देवी देवता, उसके बाद धर्म, नंबर पर 1 पर देश है हमारा, उसके बाद हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, लेकिन पहले भारतीय हैं दोस्तों। इस मनोभावना से चलना चाहिए, है ना। आइए, उसी प्रकार से हम जानते हैं कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, विचारधाराएं अलग अलग थी उनकी कि एक गुट जो था कांग्रेस का वो था बेसिकली वो गर्मपंथी विचारधारा के थे और एक गुट था नरमपंथी विचारधारा का। नरमपंथी विचारधारा के मुखिया 1915 के बाद बने आपके महात्मा गांधी। उनका कहना था कि बाबू आप कुछ कर लीजिए, हम हिंसा करके किसी भी प्रकार से हम नहीं अपना सकते हैं, हिंसा करके हम किसी भी प्रकार से आज़ादी को नहीं पा सकते हैं। अगर हम हिंसा करेंगे, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है भाई, है उनके पास बंदूक है, हम तलवार लेकर लड़ेंगे क्या? उनके पास आधुनिक किस्म के हथियार हैं, हम नहीं दौड़ते रहेगा तलवार लेके, तब तक ढाई मारी मार देगा तोप की, उड़ जाएगा पूरा का पूरा। क्या इस प्रकार से हम लोग लड़ेंगे? नहीं। महात्मा गांधी ने अपनी दूरदर्शी विचारधारा को लगाया दोस्तों, और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया कि डिठपनाई से लगल रहो, कोई मारपीट करने का जरूरत नहीं, भूख हड़ताल करो, सत्याग्रह करो, तुम्हारा विचार सही है तो तुमको आज़ादी मिलेगा। और आज़ादी मिला दोस्तों, है ना। आप इस बात को जानिएगा कि ये तो नरमपंथी विचारधारा के थे, नरम वाले थे, ठीक है, लेकिन इन्हीं के विपरीत कुछ गर्मपंथी विचारधारा वाले भी लोग थे। यानी गर्मपंथी विचारधारा का अर्थ हो गया दोस्तों कि गर्मपंथी का मतलब कि इनका कहना था कि बबुआ, ये महात्मा गांधी के एकदम सख्त विरोधी रहते थे कि ना बप्पा, है ना, कि महात्मा गांधी के सख्त विरोधी रहते थे, बोलते थे कि नहीं देखिए कांग्रेस में है जरूर, लेकिन ये सीधा सीधे बोलते थे कि बबुआ भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगा, आज़ादी हमको तलवार उठाकर लड़ना होगा और भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधे बोलते थे। अगर कोई एक गाल में मारे तो उसका दोनों गाल में तुम मारो, दूसरा गाल मत बढ़ा दो। महात्मा गांधी के जस्ट विचारधारा के विपरीत थे इनके विचारधारा गर्मपंथी नेताओं के। चूँकि कांग्रेस में जुड़े हुए गर्मपंथी नेता कुछ ही थे, बाकी तो क्रांतिकारी बने। उनके बारे में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलनों में जानेंगे, जैसे मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह वगैरह, बटुकेश्वर दत्त वगैरह दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद साहब से, ये सब थे। लेकिन अभी हम लोग उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, उन प्रसिद्ध नेताओं के बारे में जानेंगे जिनका संबंध कांग्रेस से था और जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। आइए, उनमें सबसे पहला हम जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में दोस्तों। अगर बात करें लाला लाजपत राय का, तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था दोस्तों। आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नोट्स बनाते चलना है और अच्छा से करना है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर जो क्लास होते जाती है उसका नोट्स भेजा जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें ताकि लाइव क्लासेस आपकी पढ़ाई जा सके, है ना। आइए जानते हैं, 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ। और पंजाब के मोगा ज़िले में इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, आपको एकदम अच्छा से ध्यान में रखना है कि पंजाब वो अविभाजित पंजाब था, एक तरह से पाकिस्तान बटा नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी ये जो मोगा ज़िला है आज भी हमारे भारत के पंजाब में ही है ना, याद रखना है। देखिए, इनको शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ पंजाब, आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि किन क्रांतिकारी किस कांग्रेसी नेता को, किस गर्मपंथी विचारधारा के नेता को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं को जाना जाता है शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से। अगर बात करें कि इन्होंने कुछ बेहतरीन पुस्तकें लिखी थी, तो अनहैप्पी इंडिया, नाखुश भारत, है ना, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी दोस्तों। आपको अच्छे से नोट्स बनाते चलना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखी गई थी। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन वगैरह में ये पूछता है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको याद भी करना है ना। देखिए, साइमन कमीशन का विरोध 1928 में इन्होंने ही किया था लाहौर स्टेशन में, और इन्हीं का नारा था बेसिकली दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ किनका नारा था, तो लाला लाजपत राय का ही नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब देखिए, साइमन कमीशन का अगर थोड़ा सा हम चर्चा कर ले, बेसिकली इसका चर्चा तो हम करेंगे, ठीक है, अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इसका चर्चा कर ले क्योंकि लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि साइमन कमीशन को बनाया ही गया था कि एक तरह से क्या हो, भारत का रिफॉर्म हो, भारत के जो एक तरह से शासन व्यवस्था है उसमें सुधार हो, प्रशासन व्यवस्था उसमें सुधार हो, है ना। अब समझिए कि जब ये साइमन कमीशन का गठन लंदन में किया गया, इसमें 7 सदस्य रखे गए। वो 7 सदस्य क्या थे,
गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे। अब एक चीज़ आप जानिए दोस्तों, है ना, कि आपको मेरा घर का चीज़ बनाना है, मेरा घर का राशन का चीज़ बनाना है कि महीना में कितना खपत होता है। आप मेरा घर से एक आदमी को भी नहीं लिए, क्या आप मेरे घर का राशन का पुड़िया बना सकते हैं ढंग से? राशन का पर्ची बना सकते हैं ढंग से? नहीं। बस वही बात था, भारत के लिए आपको नियम बनाना है, भारत के लिए आपको कानून बनाना है, और आपने एक भी भारतीय सदस्य को साइमन कमीशन में नहीं रखा। बस यही कारण था कि इन लोगों को लगा कि साइमन कमीशन में क्या है, गलत चीज़ें हैं जो और भारतीयों का शोषण करेंगी। और जब साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो लाला लाजपत राय ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया दोस्तों, और इतना खतरनाक विरोध किया लाला लाजपत राय ने कि लाहौर के उस समय एसपी थे स्कॉट और एएसपी थे सॉन्डर्स, है ना, एसपी स्कॉट और एएसपी थे सॉन्डर्स। उन्होंने क्या कर दिया कि इतना खतरनाक तरह से विरोध देखते हुए लाला लाजपत राय और उनके समर्थकों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया, और इतना लाठी पड़ा लाला लाजपत राय को, इतना ज़्यादा इनको मार पड़ गया कि बेचारे अधमरे हो गए। और आप देखिएगा यहाँ पर कि 17 अक्टूबर 1928 का बात है दोस्तों, है ना, और 17 अक्टूबर 1928 का बात है जब इनको मार पड़ा था, या तो फिर लाहौर में ये हो गए थे, लाहौर में एक तरह से लाहौर में इन पर लाठीचार्ज किया गया था, है ना, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाएगी लाहौर में। 1 महीना के बाद ही बेचारे मर जाएंगे, लेकिन मरते मरते इन्होंने एक कथन कहा, और वो कथन आपसे क्वेश्चन में बराबर पूछता है। क्या कथन कहा कि मेरे शरीर पर चलाई गई ब्रिटिश सरकार की एक एक लाठियां उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आप समझ सकते हैं इस कथन का मतलब कितना गहराई से कहा गया, है ना, कि मेरे शरीर पर चलाई गई एक एक लाठियां ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जितना मारा है तुम लोगों ने मुझे, जितना दाग मेरे शरीर पर दिया है, ये दाग जाया नहीं जाएगा। लाला लाजपत राय मर जाएगा, लेकिन लाला लाजपत राय को मानने वाले तुम लोगों को पानी नहीं पीने देंगे। हुआ भी यही दोस्तों, इनकी मृत्यु का बदला लिया था किसने? भगत सिंह ने लिया। जो आगे होगा हम पढ़ाएंगे आपको, सॉन्डर्स हत्याकांड क्या था ये हम बताएंगे आपको। आप निश्चिंत रहे, बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, है ना। ये देखिए आर्य समाज के समर्थक थे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछेगा आपसे कि गर्मपंथी नेताओं में आर्य समाज के समर्थक कौन थे, आर्य समाज से जुड़ाव किनका सर्वाधिक रहा? तो लाला लाजपत राय का रहा। देखिए उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में किस कांग्रेसी नेता का बढ़ चढ़ के हिस्सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में लाला लाजपत राय का बढ़ चढ़ के योगदान रहा। और क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में निम्न में से किस नेता का योगदान रहा? तो लाला लाजपत राय का। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ही नहीं, थोड़ा सा डीप का क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, आपको याद रखना दोस्तों, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी और पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों की स्थापना का श्रेय किनको जाता है? एक तरह से इनमें योगदान रहा है इनका, वो लाला लाजपत राय का रहा। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी और पंजाब नेशनल बैंक। पता नहीं लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी अभी वर्क करती है कि नहीं करती है, बाकी पंजाब नेशनल बैंक तो आप जान ही रहे हैं, लीडिंग बैंक है एक तरह से हमारा, है ना। इनकी मौत का बदला भगत सिंह ने लिया था लाला लाजपत राय से, आपको इतना याद रखना है ना। साइमन कमीशन का विरोध करते करते बेचारे लाहौर में ही मृत्यु हो गया है इनका। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जानना है दोस्तों, है ना। आइए आगे गर्मपंथी विचारधाराओं के नेताओं में जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ, और इनका जन्म हुआ दोस्तों महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। मराठी थे ये, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। अब थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक से समझिए। बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलनों का जनक कहा जाता है ना। क्रांतिकारी आंदोलनों का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अब बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलनों का जनक किस लिए कहा जाता है, आप समझिएगा। बाल गंगाधर तिलक बड़े गर्म विचारधारा के थे। वो महात्मा गांधी को हमेशा कहा करते थे, आप देखिए महात्मा गांधी से उम्र में बड़े हैं, महात्मा गांधी को हमेशा कहा करते थे। जब महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में ये किया कि भैया, प्रथम विश्व युद्ध में तो यही चीज़ बोला गया था ना कि भैया आप हमारा समर्थन कीजिए, भारतीय लोग हमारा समर्थन कीजिए, अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम इंग्लैंड जीत गए तो आपको क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी को लोभ लगा और महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ठीक है,
ज्वाइंट करवा देंगे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय तक बहुत पहुँच वाले व्यक्ति बन चुके थे। 1914-18 का बात है आपका, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहायता कर दिया। और जब इंग्लैंड जीत गया, बोला कि कौन सी आज़ादी, कौन सी, महात्मा गांधी की है कि आज़ादी दे दीजिए, आज़ादी दे दीजिए। तो आज़ादी कौन सी का, अंग्रेज बोला आज़ादी कौन सी का, हम लोग जीते, हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए और मजबूत हो गए और खतरनाक तरीके से शासन करेंगे, है ना। बाल गंगाधर तिलक के विचारों को समझिए। वो हमेशा कहते थे महात्मा गांधी को देखकर, है ना, देखो 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 सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट मेजर जा रहा है, देखो। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, है ना, कि सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट मेजर महात्मा गांधी को किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखो 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 सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट मेजर जा रहा है, देखो। ये भारतीयों को शामिल करवा के और आज़ादी मांगना चाहता था। अरे बेवकूफ, इस तरह से आज़ादी मिलेगा, हैं, आज़ादी सहयोग करके मिलेगा, दे दिया ना आज़ादी तुमको, कोई आज़ादी नहीं दिया, आज़ादी लड़ के मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक का था। बड़ा कद्दावर किस्म के व्यक्ति थे, बड़ा एकदम भयानक किस्म के व्यक्ति थे, है ना। इनका व्यक्तित्व पढ़िएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, अभी व्यक्तित्व हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। बड़ा कद्दावर किस्म के व्यक्ति थे। ऐसा ही इसी प्रकार से देखो 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 सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट मेजर जा रहा है, देखो। सर्जेंट मेजर का अर्थ होता है कि एक पोस्ट होता है जो भर्ती करता है सेना में, ब्रिटिश सेनाओं में भर्ती करता था। तो बोला कि देखो देखो देखो, ये अपने आप में गाली था कि उतने बड़े नेता को सर्जेंट मेजर बोल दे रहा है, अंग्रेजों का सर्जेंट मेजर, ये अपने आप में एक गाली था, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक का इस प्रकार का विचारधारा, इन्हीं लोगों का कहना था कि भीख में आज़ादी नहीं मिल सकता है ना। तुम मांगते रह जाएगा कि लीजिए ये हो गलवा मारिए, हो गलवा मारिए, हो गलवा मारिए, और हमको आज़ादी दे दीजिए, ऐसे नहीं मिलेगा। आज़ादी पाने के लिए खून पीना होगा उनका। और ये गर्मपंथी विचारधाराओं के लोगों का सोचना था। यही सब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों का जनक कहा जाता है दोस्तों, है ना। इनको लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। आप समझिए लोकमान्य की उपाधि। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था कि मजदूरों का आंदोलन हो रहा था, श्रमिकों का आंदोलन हो रहा था। अब ये उस आंदोलन में कूद पड़े, उस आंदोलन का नेतृत्व किया, श्रमिकों का अधिकार दिलवाया। श्रमिकों ने खुश होकर इनको लोकमान्य की उपाधि दी कि आप ही लोकमान्य हैं, लोकमान्य तिलक। उसी समय से इनका नाम पड़ गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आपको याद रखना है कि किसके द्वारा दिया गया, महाराष्ट्र के श्रमिकों के द्वारा दिया गया है। इनको उपाधि लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई, लोकमान्य की उपाधि, ठीक है। इनके पिता एक शिक्षक थे, गंगाधर रामचंद्र तिलक इनका नाम था। देखिए, इन्होंने दो बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने बोला कि मराठियों का एक अपना विशेषता होना चाहिए, और वो विशेषता जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया, वो विशेषता आज तक चलते आ गई दोस्तों। और वो विशेषता क्या है आप समझिएगा। इन्होंने बोला कि मराठियों के सबसे प्रमुख देवता कौन है जी, तो मराठियों के सबसे प्रमुख देवता हैं गणपति महाराज। बोला कि ठीक है, हम लोग गणपति उत्सव की शुरुआत करेंगे और गणपति उत्सव मनाएंगे। जिस प्रकार से बंगाल का फेमस पूजा है जो 10 दिन तक लगातार चलता है, दुर्गा पूजा दोस्तों, जिस प्रकार से होली है, जिस प्रकार से दिवाली है, जो पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है, गणपति उत्सव मराठियों का था। वो लोग अपना घर में पूजा करता था, विसर्जन किया, खत्म कर दिया। बोला नहीं, गणपति उत्सव एकदम खतरनाक तरीके से होगा, ब्रिटिशों को दिखा देना है कि क्या है गणपति उत्सव, है ना। देवासी गणेशा, देवासी गणेशा, पूरा एकदम करते 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 जो उन्होंने शुरू किया 1893 में। याद रखना है आपको, गणपति उत्सव को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, इन्हीं को जाता है। जो उन्होंने 1893 को शुरू किया गणपति उत्सव को दोस्तों, वो गणपति उत्सव आज तक प्रचलित है। और आप जानते हैं कि गणपति उत्सव महाराष्ट्र का कितना फेमस त्यौहार है। इसको शुरू करने का श्रेय 1893 में बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है, लोकमान्य तिलक को ही जाता है ना। उसके बाद ठीक इन्होंने 2 साल बाद कहा कि हमारे मराठियों के जो एक तरह से सिरमौर है, हमारे मराठियों के जो सर्वमान्य हैं, मराठियों के जो राजा कहलाते हैं एक तरह से, वो शिवाजी कहलाते हैं। और शिवाजी के नाम पर भी एक उत्सव चालू करवा दिया इन्होंने ठीक उसके 2 साल के बाद 1895 में, जिसको कहा गया शिवाजी उत्सव। 1895 में शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किया था इन्होंने ही। इनके बारे में आपको बहुत अच्छा से याद रखना है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के प्रणेता कौन थे या संस्थापक कौन थे, तो यही थे। आज तक ये दोनों उत्सव चलते आ रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कभी आप गणपति उत्सव जाके देखें, बहुत सारा फिल्म को तो दिखाया भी गया है। अग्निपथ वाला पिक्चर में आप जाके देखिए ऋतिक रोशन का, है ना, देवाश्री गणेशा, देवाश्री गणेशा,
गणपति उत्सव बड़ा फेमस है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस है त्यौहार गणपति उत्सव, है ना। उसके बाद देखिए इनके द्वारा 2 प्रमुख समाचार पत्रों भी निकाले गए, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। अब यहाँ से भी पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, आप नोट्स भी बनाते चले और हम खुद भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, आप जाके वहाँ पर जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो को देखें, सारा नोट्स भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जाके जुड़े आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 2 पत्रिकाओं को जारी किया, मराठा और केसरी। अब समझिएगा, यहाँ पर समझना है आपको, मराठा जो पत्रिका थी वो इंग्लिश भाषा में जारी हुई थी। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में, बहुत महत्वपूर्ण। और केसरी जो थी ये मराठी में जारी हुई थी। कभी कंफ्यूजन नहीं करना आपको, आदमी लोग कंफ्यूजन कर जाता है कि मराठा शायद मराठी में हुआ होगा और केसरी इंग्लिश में हुआ होगा, लेकिन नहीं, मराठा इंग्लिश भाषा की पत्रिका थी और केसरी किस भाषा की पत्रिका थी? केसरी थी मराठी भाषा की पत्रिका। अब इन 2 पत्रिकाओं को जारी करने का उद्देश्य क्या था, सो समझिए। देखिए, कांग्रेस की विचारधाराओं पर महात्मा गांधी की विचारधारा का पूरा प्रभाव था, ठीक है। अब इनकी जो गर्मपंथी विचारधारा थी वो कांग्रेस के थ्रू तो पूरा नहीं हो सकती थी, क्योंकि महात्मा गांधी उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा थे, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया और उन पत्रिकाओं में अपने विचारधाराओं को भेजते थे कि अंग्रेज ऐसे है वैसे है, लंद फंद हेन तेन देवानंद, पूरा तरह से कि अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, हम लोगों को कैसे आंदोलन करना चाहिए, सारा का सारा चीज़ एकदम विवादित चीज़ इस मराठा और केसरी में होता था, जिसके कारण ध्यान से समझिएगा एकदम आग लगा देता था। जब मराठा और केसरी छपता था दोस्तों, है ना, तो आग लगा देता था पूरा एकदम भारत में। अरे तिलक जी का आ गया मराठा और केसरी पत्रिका, बाबू लेके आओ, तिलक जी क्या कह रहे हैं, कैसे करना, उस हिसाब से करेंगे हम लोग, कहीं बम उम तो नहीं ना फेंकने बोले हैं, वो फेंक देंगे हम लोग, क्योंकि लोकमान्य तिलक का पॉपुलरिटी था वैसा, और महाराष्ट्र में तो ऐसा पॉपुलरिटी था ही, है ना। तो उस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको दोस्तों कि मराठा और केसरी इन्होंने लिखा, क्योंकि मराठा और केसरी के कारण ही ये जेल भी जाएंगे और आपको बताएंगे हम। इसके बाद इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस के बारे में। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में ही इन्होंने बतलाया कि जो एक तरह से आर्यों का जो आगमन हुआ, आर्य आपको प्राचीन भारत में पढ़ाया जाएगा, जो आर्यों का आगमन हुआ वो बेसिकली उत्तरी ध्रुव से हुआ। किधर से हुआ? उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से हुआ। इसी में इन्होंने बतलाया था, विद्वान थे बेचारे, उत्तरी ध्रुव से हुआ, है ना। और गीता रहस्य इन्होंने लिखा, बेसिकली गीता रहस्य लिखा, गीता के रहस्य के बारे में लिखा, श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य के बारे में लिखा, मतलब कि अपना विचार व्यक्त किया गीता के बारे में कि गीता में क्या है क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उसका लाभ लेना चाहिए, गीता रहस्य लिखा। लेकिन गीता रहस्य से आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना होगा कि देखिए मराठा और केसरी में विवादित पत्र छापने के लिए दोस्तों, मराठा और केसरी में विवादित लेख छापने के लिए इनको 6 साल तक लगातार मांडले जेल में रखा गया। 1908 से 1914 तक। मांडले वर्तमान बर्मा में है, वर्तमान आपको म्यांमार में है, आपको याद रखना है। मांडले जेल में रखा गया। अब उसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने मांडले कारावास के दौरान किस पुस्तक का निर्माण किया या किस पुस्तक को लिखा, तो ये गीता रहस्य को ही इन्होंने लिखा था दोस्तों। बहुत अच्छा से याद रखना आपको। देखिए तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर ही, आपको मालूम है पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से मिलकर ही होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन के जनक माने जाते हैं ये, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जुड़ाया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि गर्मपंथी और नरमपंथी को भी 1916 के अधिवेशन में, जिसके अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष, उनमें गरम दल और नरम दल को भी मिलाया था तिलक और एनी बेसेंट ने ही मिलकर, है ना। तो तिलक का योगदान ये सब है दोस्तों। उसके बाद आप देखते रहिएगा कि इन्हीं का कथन था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। सोचिए कितना कट्टरता से बोला इन्होंने, है ना। महात्मा गांधी कहते थे कि भाई वाह आज़ादी दे दो यार, है ना। अब भारत के साथ शोषण कर रहे, ठीक नहीं है, धीरे धीरे बोलते गए लाठी से बाबा चलते गए। इस सीधा बोले कि स्वराज हम मांगे क्यों, भीख में क्यों मांगे, गिड़गिड़ाए क्यों उससे हम,
जमीन हमारा, फसल हमारा, सब कुछ हमारा, लगान उसको काहे दे। महात्मा गांधी बोलते थे बाबू चुप रहो थोड़ा, समझा, क्योंकि शक्ति अभी उसके हाथ में। देखिए महात्मा गांधी भी बहुत हद तक ठीक थे, बहुत क्या, पूरे हद तक ठीक थे, लेकिन महात्मा गांधी का अपना सोच था, बाल गंगाधर तिलक का अपना सोच था। बोला चुप रहो, शक्ति उनके हाथ में, तुम क्या कर लेगा। बोले बापू हम गिड़गिड़ाएं क्यों, भूमि हमारा, जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारा, फसल हमारा, मजदूर हमारा, हम गिड़गिड़ाए क्यों। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कथन था इनका। देगा कैसे, लेकर रहेंगे, जबरदस्ती, है ना। ये होम रूल लीग आंदोलन में इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए इन्होंने जिस प्रकार से लिखा, ध्यान में रखिएगा इसको, है ना, जिस प्रकार से ये मराठा और केसरी में पत्र लिखा करते थे, जिस प्रकार से ये लेखनी लिखा करते थे, इनका पत्र पढ़ के सब भारतीय लोग पगला जाता था। बोलता था कि बस आज ही आज़ादी ले लेना है, एकदम मार काट कर देना, 2-4 गो के कोना में ले जाकर तो पियाइयो देता था अंग्रेजों के। बोलता था कि भाई बाल गंगाधर तिलक का लिखे, देख रहा है खून एकदम लाल लाल दौड़ रहा है हम लोग में, एकदम गर्मा गए हम लोग, है ना, पूरा एकदम गर्मा जाता था। मतलब कि लड़ाई झगड़ा का हमेशा माहौल रहता था इनके पत्र पढ़ने के बाद। इतना ओजपूर्ण ये पत्रिका लिखते ही थे मराठा और केसरी में, इतना भयानक लिखते थे कि आदमी पगला जाता था। अंग्रेज को समझता था कि एकदम बेकारे आदमी है ये, पकड़ के पहले इसको मारो, है ना। जिसके कारण वैलेंटाइन सिरोल एक लेखक थे, अंग्रेज लेखक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिया अनरेस्ट, अशांत भारत, एक पुस्तक का नाम है इंडिया अनरेस्ट, जिसको लिखा था वैलेंटाइन सिरोल ने, आप लिखते चलिएगा। और वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा कि इसमें बोला कि स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, ध्यान में रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, खैर दयानंद सरस्वती के बारे में तो हम आगे पढ़ाएंगे, ये भी खतरनाक किस्म के आदमी थे, ये शुद्धिकरण करवाते रहते थे, सबको हिंदू में परिवर्तन, जो मुस्लिम में चेंज हुआ है बाबू, सब शुद्धिकरण करेंगे। जब इस्लाम में परिवर्तित करवा के हिंदू से मुसलमान बना रहा है, तो मुसलमान से भी हिंदू में बना देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे हम। शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। खैर दयानंद सरस्वती के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, है ना। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या किया कि लिखा उस पुस्तक में, इंडिया अनरेस्ट में, कि दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों भारतीय अशांति के जनक हैं। अगर ये दोनों भारत में नहीं रहे तो भारत बड़ी शांत रहेगा। अब इसका भगभकी लग गया बाल गंगाधर तिलक को, है ना, ये तो जबरदस्त है ये थे, है ना। इन्होंने बोला कि बेटा गलत जगह न्योता दे दिया तुम, है ना। इन्होंने क्या किया कि भारत में नहीं जाके लंदन में केस कर दिया वैलेंटाइन सिरोल ने। बोला कि अभी तुम भेंट नहीं किया है, तो मौसा है रिश्ता में। इन्होंने वैलेंटाइन सिरोल पर केस कर दिया लंदन में जाके, है ना। बोला कि मानहानि का केस करेंगे, तुम कैसे कह दिया, हम अपने ही देश का अशांति का जनक है, तुम लोग लूट रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और हम अपने देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो अशांति का जनक, है ना, केस कर दिया था। आपको याद रखना है कि किसने अशांति का जनक कहा था इनको, तो वैलेंटाइन सिरोल ने, इंडिया अनरेस्ट में, आपको याद रखना है ना। इनकी मृत्यु दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हो गई। और देखिए याद रखिएगा, यही महात्मा गांधी में बहुत अच्छा था कि कोई कितनों महात्मा गांधी को बुरा भला कहे, लेकिन महात्मा गांधी कभी भी किसी को इज्जत देने से पीछे नहीं हटे। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की, और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही दोस्तों महात्मा गांधी ने तिलक को सच्चा श्रद्धांजलि देते हुए असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ाऊंगा गांधी युग और असहयोग आंदोलन तो बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन किस महान क्रांतिकारी नेता या किस महान कांग्रेसी नेता के मृत्यु के दिन हुआ था, इंतकाल के दिन हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन ही हुआ था। ठीक है, आगे आइए बिपिन चंद्र पाल। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि देखिए एक तिकड़ी का नाम आप सुनते होंगे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। तो बेसिकली लाल बाल पाल यही है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, यही तिकड़ी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल बाल पाल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे, तो पाल में आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है, लाल में आपको कुछ भी दे सकता है, बाल में आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से लाल बाल पाल का फुल फॉर्म यह हुआ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब आइए थोड़ा बिपिन चंद्र पाल के बारे में हम जानते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में थोड़ा जाने
तो ये बंगाल में तिलक के सेनापति कहे जाते हैं। इसके अलावे आपको याद रखना है कि बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारधाराओं का जनक कहा जाता है। क्रांतिकारी विचारों का जनक, विचारों का जनक, क्रांतिकारी विचारों का जनक किसको कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। अब थोड़ा सा बिपिन चंद्र पाल के बारे में डिस्कशन कर ले। पूछता है क्रांतिकारी विचारों का जनक किसको कहते हैं? तो बिपिन चंद्र पाल को। बंगाल में तिलक का सेनापति कौन था? तो बिपिन चंद्र पाल। देखिए, ये बड़े कम उम्र में ही इन्होंने ब्रह्म समाज का हाथ थाम लिया था, और चूंकि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, इसलिए ब्रह्म समाज में देखिए, ब्रह्म समाज लड़ता था कुरीतियों के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ ब्रह्म समाज लड़ता था, है ना। सती प्रथा का अंत इसी के प्रयासों से हुआ ब्रह्म समाज के, ठीक है। तो इन्होंने भारत के कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता तो थे ही थे। स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा भी इसी बेचारे बिपिन चंद्र पाल ने तैयार किया था कि स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से होगा। स्वराज शब्द पर सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया। यद्यपि स्वराज का लिखित प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, लेकिन स्वराज शब्द का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया वो इन्होंने किया। वंदे मातरम पत्रिका भी इन्होंने ही निकाली थी। पत्रिका का बात कर रहे हैं, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन वंदे मातरम पत्रिका इन्होंने भी निकाली, और लाला लाजपत राय ने भी कुछ क्षण के लिए निकाला था वंदे मातरम पत्रिका, बाद में बंद हो गया था। खैर, बिपिन चंद्र पाल के बारे में अगर डिस्कशन करें तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में इन्हें क्रांतिकारी विचारधाराओं का जनक कहा जाता है ना। और बड़े कम उम्र में ही ब्रह्म समाज से जुड़ गए, और ब्रह्म समाज से जुड़ने के कारण इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ा, है ना। ये कभी भी किसी की बात नहीं मानते थे, इनका विचारधारा ऐसे ही था, कभी किसी की बात नहीं मानते थे। ये सीधा सीधी कहते थे कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, चाहे मेरा परिवार माने या ना माने, चाहे मेरा देश माने या ना माने। इन्होंने उस समय में दोस्तों समाज में कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए एक विधवा स्त्री से विवाह किया था, जिसके कारण इनको अपने घर से भी बेदखल कर दिया गया था। लेकिन ये कभी भी अपने बातों से अडिग नहीं हुए, बोले कि विधवा है तो क्या विधवाओं को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। बिपिन चंद्र पाल का ऐसा सोच था। क्रांतिकारी विचारधाराओं के जनक माने जाते हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आइए अरविंद घोष के बारे में जानते हैं। देखिए, अरविंद घोष के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि राजनीति को त्याग कर अध्यात्म को अपनाने वाले ये पहले व्यक्ति थे कांग्रेसी नेताओं में, और संत बन गए। ये बोले कि पप्पा अब अंग्रेज से हम न लड़ सको भाई, इसलिए हम संत बनेंगे, है ना। राजनीति को त्याग दिया इन्होंने और ये संत बन गए। इनकी आत्मकथा को लाइफ डिवाइन कहते हैं। संबंध इनका बंगाल से था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि लाइफ डिवाइन किसकी आत्मकथा है ना। तो अरविंद घोष की आत्मकथा है लाइफ डिवाइन, बंगाल से संबंध था। राजनीति को त्याग कर अध्यात्म को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अरविंद घोष थे। देखिए, ये क्या हुआ कि ये अंग्रेजों से त्रस्त होकर के, अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त होकर के इन्होंने कहा कि अब राजनीति में हमको मन नहीं लग रहा है, मेरा मन अध्यात्म की ओर जा रहा है, इसलिए मैं अध्यात्म को अपनाऊंगा। और ये चले गए कहाँ? देखिए, जो अंग्रेजों से त्रस्त है दोस्तों, जो अंग्रेजों का दुश्मन है, वो फ्रांसीसियों का दोस्त होगा। क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा चुका है, आप नहीं पढ़े हैं तो जाके देखें, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देखें उसको जाके, कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में बड़ा ज़्यादा क्या चलता था? कंपटीशन। एक दूसरे के दुश्मन थे कट्टर, है ना, एक दूसरे के दुश्मन थे कट्टर ये, और बड़ा ज़्यादा कंपटीशन चलता था, है ना। तो जब ये अंग्रेजों के नीतियों से त्रस्त होकर भागेंगे तो इनको शरण कौन देगा? तो इनको शरण फ्रांसीसी देंगे। और फ्रांसीसियों का शासन था पांडिचेरी में, और पांडिचेरी में ये चले गए, और पांडिचेरी में ही इन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया जिसका नाम है ओरोविल आश्रम। आज भी ये संचालित है दोस्तों। ओरोविल आश्रम का स्थापना किया था अरविंद घोष ने, बाबू अरविंदो ने, अरविंदो बोला जाता है इनको, बाबू अरविंदो ने इसका निर्माण किया था, है ना। याद रखिएगा, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों के मुख्य सूत्रधार और प्रेरणा स्रोत अरविंद घोष ही थे, और इसके साथ साथ बंगाल में बिपिन चंद्र पाल भी थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये गर्मपंथी विचारधाराओं के नेताओं की जीवनी आपको समझ में आई होगी, और इनसे लगभग जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हैं यहाँ। इसके अलावा आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें दोस्तों, है ना। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और इतना बनाएं इस चैनल को, इतना बढ़ाएं इस चैनल को, अपने भाई के चैनल को, कि लाइव क्लासेस हो सके और बहुत बेहतर तरीक़ा से आपको कक्षाएं दी जा सके। धन्यवाद दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।